जम्मू में रियल एस्टेट समिट के दौरान 39 मुहद्दों पर हुए दस्तखत। मरकजी वुज़रा और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी तकरीब पर थे मौजूद। आज के दिन को सन्नती और इक्तिसादी एतबार से तवारीखी दिन दिया करार। 22 और 23 जनवरी को श्रीनगर में भी रियल एस्टेट समिट मुनक्कद कराने का लेफ्टिनेंट गवर्नर का ऐलान। जनूबी कश्मीर में मिलिटेंट सरगर्मियां लगातार जारी। बीजबेहड़ा में आज सीआरपीएफ बंकर पर हुआ ग्रेनेड हमला। हमले में किसी भी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। इलाके का फोर्सेज ने किया मुहासरा। हमलावरों की तलाश भी जारी। और वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में आज भी हुई बर्फबारी। गुलमर्ग, टंगदार और कपवाड़ा में बर्फबारी से आम जिंदगी रही मुतासिर। महकमा मौसमियात ने कल से मौसम में तब्दीली का जताया इम्कान। जनवरी के पहले हफ्ते तक मौसम खुश्क रहने की हुई पेशन गोई। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेजबान मीर हिलाल हाजुरी के साथ। और ग्राउंड रिपोर्ट में आज शुरुआत करते हैं रियल एस्टेट समिट के हवाले से, क्योंकि रियल एस्टेट समिट के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर की जानिब से जो बातें सामने आई, जो बयानात सामने आए, उसका रद्द-ए-अमल भी आ गया है और इसका रद्द-ए-अमल अपनी पार्टी की जानिब से जाहिर किया गया है। लेकिन पहले हम आपको बताएंगे कि रियल एस्टेट समिट क्या हुई। और इस रियल एस्टेट समिट में आज तकरीबन 39 मुहद्दों पर दस्तखत हुए। और इस तकरीब पर आज जम्मू के अंदर हरदीप सिंह पुरी जो कि मरकजी वजीर हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मरकजी वजीर है, पीएमओ ऑफिस में वो वजीर हैं, और उसके साथ साथ रियल एस्टेट मालिकान भी यहां पर मौजूद थे। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अलावा जम्मू कश्मीर इंतजामिया से वाबस्ता आला अफसरान आज की इस तकरीब में यहां पर जम्मू के अंदर मौजूद थे। और इस तकरीब में यही कहा गया है कि 18,300 करोड़ रुपए के माहदे आज तय हुए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि यह भी कहा गया है कि 22 और 23 जनवरी को कश्मीर में भी इसी तरह की समिट मुनक्कद होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खुद आज इस तकरीब में बोलते हुए कहा कि आज का दिन इंडस्ट्रीज यानी सनती एतबार से जम्मू कश्मीर के लिए तवारीखी दिन है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह भी कहा कि यह ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ पहला कदम है जहां तक इक्तिसादी हालत का ताल्लुक है। और उन्होंने यह भी कहा कि न सिर्फ इक्तिसादी तौर यह कदम बेहतर है बल्कि रोजगार के मौके भी इस इकदाम से, इस कदम से जम्मू कश्मीर के अंदर पैदा होंगे। पहले हम आपको दिखाएंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जब स्पीच की उसमें उन्होंने इस इंडस्ट्री पॉलिसी या इस रियल एस्टेट के हवाले से या इन मुहद्दों के हवाले से क्या कुछ कहा है। और उसके साथ साथ मुख्तलिफ सियासी जमातों का नाम लिए बगैर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या कुछ कहा है वो हम आगे बताएंगे। लेकिन पहले आपको दिखाएंगे कि इस इनिशिएटिव का मकसद क्या है और इसके फायदे क्या है। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर से है, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। श्रीनगर तो मैं आज घोषित करता हूं कि 21-22 मई को श्रीनगर में रियल एस्टेट कॉन्फ्रेंस फिर से हम करेंगे। तो सम्माननीय मंत्री जी ने रात को भोजन पर एक बात कही थी कि देश के दूसरे राज्यों में जहां रियल एस्टेट विकसित हुआ तेज गति से, उन्होंने स्टैंप ड्यूटी में काफी छूट दी थी। मैं भरोसा देना चाहता हूं कि इंडस्ट्री, अभी हमारे यहां मैं उसकी चर्चा करूंगा, जिस तरह की सुविधाएं हमने इंडस्ट्री को दी है, रियल एस्टेट को भी स्टैंप ड्यूटी में पूरी तरह से देश के किसी राज्य में जो सुविधा है वो हम उपलब्ध कराएंगे। हम आज की समिट के पहले मैं जो दुर्गा शंकर जी और मंत्री जी ने जीरल गुप्ता को बताया था, चाहे मॉडल टेनेंसी एक्ट हो, रेरा का गठन हो, एफिलिएट अथॉरिटी का गठन हो, ये सब काम हम लोगों ने कर लिए। और ये ठीक है कि लीगेसी में बहुत सारी चीजें हमें मिली हैं, उनकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूं। लेकिन अभी जो कॉफी टेबल बुक लॉन्च हुई है, न्यू डॉन जो लिखा है, तो आप यकीन करिए देश के किसी हिस्से से बेहतर
जो क्लियरेंस आप लोगों को मिलेगा ये हम सुनिश्चित करेंगे। एक विचार मेरे मन में आता है कि कभी कभी समय का चक्र रुक जाता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर को आप सुन रहे थे और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसी मौके पर यह भी कहा कि प्राइवेट जमीन इस्तेमाल करने के कवानीन में जो तब्दीली लाई गई है, जो बदले गए हैं, उसके बाद लगता है कि 60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर आ सकता है। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यहां पर कहा है और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह बात भी कही, हालांकि उन्होंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया है, लेकिन यह जरूर बताया है कि कुछ लोग इस पर काफी नुक्ताचीनी करेंगे और उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें यकीन है और उन्हें मालूम है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को मालूम है कि कल अखबार में अब क्या कुछ खबर बन सकती है, क्या कुछ आ सकता है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि यहां लोग ऐसे हैं जो रोजगार के मौके पैदा करने की बात करते हैं, लेकिन यहां जमीन किसी सरमायादार को नहीं देंगे। यहां इंडस्ट्रीज का भी मुतालबा करते हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज को जमीन नहीं देंगे। तो इस तरह से यहां इस तरह के लोग भी रहते हैं जिनके कॉल और फैल में फर्क है और उनका यह भी मानना है कि यही वो चीजें थी, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह दावा किया है कि यही वो चीजें थी जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी के साथ साथ जो तरक्की की रफ्तार है वो कम हुई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मजीद क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। खुशी हो रही है कि 44,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल, ये मैं उस प्रपोजल की बात कर रहा हूं जिसने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में फीस जमा की है, डीपीआर जमा की है। जो प्राइवेट लैंड पर हमने पॉलिसी बनाई है कि इंडस्ट्री लग सकती है, जिसका जिक्र हमारे मुख्य सचिव ने किया कि लैंड यूज चेंज करने के कानून हमने बना दिए हैं, ऐसे अनेक लोगों को मैं जानता हूं जो जमीन खोज रहे हैं, उनका जिक्र मैंने इसमें नहीं किया है। जिस तरह इंडस्ट्री की रुचि दिख रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये आने में देर नहीं लगने वाली है। रोजगार भी आएगा, यहां का विकास भी होगा। दिक्कत यहां दूसरी है। कल मैं जानता हूं कि अखबारों में क्या खबर छपने वाली है, इसलिए इसका जिक्र करना जरूरी है। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग भी देश के बाकी शहरों की तरह सुविधाएं प्राप्त कर सकें और दोष देंगे कि साहब रोजगार में कमी हो रही है, जमीन मिले नहीं लोगों को और चाहते हैं कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी हो जाए। इंडस्ट्री को जमीन दी न जाए और चाहते हैं कि इंडस्ट्री लग जाए। यहां के लोगों को गुमराह करने की कोशिश जो की गई है, मैं ईमानदारी से बात कहना चाहता हूं मित्रों, इसके कारण जम्मू कश्मीर पिछड़ा हुआ है। अगर बेरोजगारी की दर है तो मुझे लगता है कि इसके कारण है। और जिस तरह से देश के लोग रुचि ले रहे हैं, मैं भरोसे से बात कह सकता हूं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर यह भी कहा कि मुख्तलिफ महकमों में बशमूल पुलिस के जो एहलकार हैं उनके लिए भी सरकार चाहती है कि निवास यानी मकान बने, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हर एक इंसान का एक ख्वाब रहता है कि उसका अपना घर होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर के अंदर या जम्मू के अंदर ये पॉसिबिलिटीज बहुत हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग चाहते हैं कि उसका घर जम्मू में हो ताकि सर्दी से, विंटर्स की सर्दी से वो बच सके और जम्मू के अंदर घर बनाकर वो गर्मी का मजा ले सकें। और इसी तरह जम्मू से लेकर मुल्क के दूसरे हिस्सों के लोगों के अंदर भी ये ख्वाहिश रहती है कि वो गर्मी से बचने के लिए कश्मीर का रुख करे और कश्मीर में उनका घर हो ताकि वो अपने आप को गर्मियों से बचा सके। मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूं, ताहम गवर्नर ने यह भी कहा कि मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूं, ताहम यह सच है कि हाउसिंग महकमा ने जम्मू और श्रीनगर में स्मार्ट सिटी को लेकर बहुत काम किया है और ये सारी चीजें यही साबित कर रही है कि अब ग्राउंड जीरो पर जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत कुछ बदल रहा है। और मुझे लगता है यहां संभावनाएं बहुत हैं। एक तो प्रकृति ऐसी है कि कश्मीर डिवीजन के लोग चाहते हैं कि जम्मू में मेरा घर हो ताकि गर्मियों में हम यहां रह सकें। जम्मू और देश के बाकी हिस्सों के लोग जो गर्मी से पीड़ित हैं वो चाहते हैं कि श्रीनगर में हमारा घर हो ताकि गर्मियों में ठंड का आनंद, हम अच्छे मौसम का आनंद ले सकें। अनेक इस तरह की बातें हैं
जिसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ये सच है कि पिछले 2 वर्षों में हमारे हाउसिंग डिपार्टमेंट ने भी बड़ी मेहनत से, शिद्दत से काम प्रारंभ किया है और अब चाहे वो जम्मू स्मार्ट सिटी का काम हो या श्रीनगर स्मार्ट सिटी का, अब परिणाम दिखने लगे हैं और मैं कह सकता हूं कि ये इस बात की गवाही दे रहा है। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे थे लेफ्टिनेंट गवर्नर और उसके साथ साथ मरकजी वुज़रा इस तकरीब में आज मौजूद थे और उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर जो रियल एस्टेट है इसको कैसे जम्मू कश्मीर के मुफाद में बताया है और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जो जॉब एवेन्यूज है उसकी क्रिएशन कैसे हो जाए और जम्मू कश्मीर के बुनियादी ढांचे को कैसे मजबूत से मुस्तकम बनाया जाए, इस पर उन्होंने बात की है। लेकिन इन्हीं ख्यालात को लेकर, इसी समिट को लेकर अब सियासी बयानात भी आने शुरू हो गए हैं। अपनी पार्टी की जानब से सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का बयान आया है और ये बयान जो तहरीरन है इसमें उन्होंने कहा कि डोमिसाइल कानून के खिलाफ होने वाली कार्रवाई का हमेशा अपनी पार्टी मज़ाहमत करेगी। एक बड़ी खबर जो इस रियल एस्टेट की जो खबर है आज इन महादों को लेकर अब अपनी पार्टी की जानिब से आ गई है और उन्होंने कहा कि डोमिसाइल कानून के खिलाफ होने वाली कार्रवाई का हमेशा अपनी पार्टी मज़ाहमत करेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि बुनियादी ढांचे की जम्मू कश्मीर के अंदर अशद जरूरत है, लेकिन इसके लिए अपने लोगों के इर्द गिर्द ही घूमना चाहिए जिनकी शनाख्त डेमोग्राफी और कानून के तहत खुसूसी हकूक हों। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के दफ्तर से यह बयान जारी किया जा चुका है और उन्होंने ये भी कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर में तरक्की और खुशहाली को फरोग देने वाली किसी भी कोशिश का हमेशा खैर मकदम करेगी, लेकिन इसके साथ साथ हम किसी भी ऐसे मंसूबे के खिलाफ मज़ाहमत करने का अहद रखते हैं जो लोगों के उनकी जमीन और मुलाजमतों पर खुसूसी हकूक को खत्म करेगा। ये सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा। उन्होंने कहा कि जम्मू सरबराही इजलास के एजेंडे पर सख्त इस्तेस्ना लेते हुए जिसमें जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट से रियासत के मुस्तकिल रिहायशी की इस्तना को खारिज कर दिया गया है। बुखारी ने कहा कि इस कानूनी जमानत का इखराज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल होगा। अपनी पार्टी ने बयान में यह भी कहा है कि वो वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल कानून के खिलाफ होने वाली ऐसी किसी भी कार्रवाई की हमेशा मज़ाहमत करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर को बुनियादी ढांचे की तरक्की की अशद जरूरत है, लेकिन इससे अपने लोगों के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। शनाख्त, डेमोग्राफी और कानून के तहत उनके खुसूसी हुकूक होने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि जम्मू समिट इन हालिया कोशिशों की पैरवी है जिनका मकसद जमीन के इस्तेमाल के कवानीन में तब्दीली करना था जो ज़रई अराजी की दोबारा दर्जा बंदी की इजाजत देता है। उन्होंने ये भी कहा कि हम जम्मू कश्मीर की हुकूमत को मुतनव्या करना चाहते हैं कि वो जम्मू व कश्मीर के किरदार और आबादी के हवाले से हलचल से बाज रहे। ये सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का पहला रिएक्शन इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी या रियल एस्टेट समिट को लेकर आज आई हुई है। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेजबान मीर हिलाल हाजुरी के साथ। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से, क्योंकि महकमा मौसमियात ने जहां पहले ही पेशन गोई की थी कि अब शहरी इलाकों में या मैदानी इलाकों में 2 से 3 इंच के दरमियान बर्फ होगी, लेकिन अक्सर जो मैदानी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वहां बर्फबारी आज भी जारी है। चाहे कुपवाड़ा हो, टंगडार हो या गुलमर्ग की पहाड़ियां हो या दूर दराज इलाके, जहां बर्फ आज भी देखी गई है और जोरदार बर्फ अभी भी वहां पर जारी है। महकमा मौसमियात का मानना है कि यह बर्फ का सिलसिला देर रात तक जारी रह सकता है और इन इलाकों में दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। कुछ इलाके सड़क राब्ते से भी अब मुनक़ता हो चुके हैं, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन भी काम पर लगा हुआ है। बाज इलाकों से शिकायतें भी आ रही हैं कि उन सड़कों को क्लियर नहीं किया गया, लेकिन जब कंसर्न डिपार्टमेंट्स के साथ बात करते हैं तो उनका मानना है कि जब बर्फ लगातार गिर जाए तो उस दौरान सड़कों को साफ करने में दिक्कतें आ जाती है और जब सड़कों को साफ भी किया जाता है तो उसके बाद वहां फिर से बर्फ जम जाती है और जमा हो जाती है। तो इस तरह से अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ बालाई इलाकों के या दूर दराज इलाकों की हैं, जहां पर
4 से 5 इंच के दरमियान बर्फ भी जमा हुई है और कुछ एक इलाकों में जो बिल्कुल दूर हैं, दूर रफ्तादा है, वहां पर 6 से 7 इंच के दरमियान भी बर्फ रिकॉर्ड की गई है। लेकिन शहरी इलाकों में बर्फ नहीं बल्कि हल्की बूंदाबांदी कल से ही जारी थी और आज अमूमन जितने भी मैदानी इलाके हैं वहां पर आज मौसम खुश्क था। करना की दूर दराज सड़कों की बात करें, पूरी तरह से खास तौर पे जो ऊपरी सतह के जो हिस्से इलाके हैं, नची की बात करें, बागविला की बात करें, टंगधार की बात करें, खोदपारा की या फिर बात करें हम गबरा की, ये सड़कें इस वक्त बंद हो चुकी हैं, ट्रैफिक बिल्कुल जाम हो चुका है। तो कहने की बात यह है कि जरूरतें लोगों की हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। अगर 28 तारीख की शाम तक ये प्रेडिक्शन की गई है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से और कल शाम तक जिस तरह से इस समय बर्फबारी हो रही है, अगर कल शाम तक इसी तरह की बर्फबारी रही तो कि शायद 1 या 2 फुट यहाँ जमा हो जाएंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट से, ये जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, हमारा जो हेडक्वार्टर ये सारे इलाकों से जुड़ा हुआ है, तो इनसे हमारी मोदबाना दरख्वास्त है कि जो आपने गाड़ियाँ लगाई हैं, बर्फ़ की गाड़ियाँ, तो उनको अलर्ट पर रखें ताकि हमारे जो ये लोग हैं इनको परेशानी का सामना न करना पड़े। और साथ ही अगर हम बात करेंगे बिजली की या पानी की, अगर हम बात करेंगे किस तरह का आपको लग रहा है कि यहाँ जिले कुपवाड़ा में किस तरह के इंतजाम किए गए? हालांकि आप खुद भी जानते हो, इन चीज़ों को आप हाईलाइट करते हो कि ये रोज़मर्रा की बातें हो रही है कि कुपवाड़ा में वैसे भी बिजली नहीं है क्योंकि कुछ दिनों से हड़ताल भी है। चले नाज़रीन, ये हम दूरदराज इलाकों के जहां पर ये बर्फबारी हुई है उनकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग इलाकों में जो बर्फबारी की सतह रही है वो अलग अलग रही है और कुछ इलाकों में 2 से 3 इंच और कुछ इलाकों में 4 से 5 इंच और कुछ इलाकों में 6 से 7 इंच के दरमियान बर्फ हुई है और वहां पर आखिरी इत्तला मिलने तक वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी था। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशन गोई आई है उसके मुताबिक लगभग जो जनवरी का पहला हफ्ता है तब तक अब मौसम खुश्क रहने का इम्कान है और इस हवाले से महकमा मौसमियात ने कहा है, यानी महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सोनल लोटस ने कहा है कि कल से ही जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली आएगी और कल से ही मौसम खुश्क रहने के इम्कानात भी जाहिर किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा दिनों में दिन के अंदर धूप भी खिलेगी जिसके नतीजे में दर्जा हरारत बढ़ेगा, लेकिन रात के दौरान ये टेम्परेचर कम रहेगा। और साथ ही साथ आपको याद होगा कि महकमा मौसमियात ने हाल ही में पेशन गोई की थी कि शहरी इलाकों में भी 2 से 3 इंच बर्फ पड़ सकती है। खासतौर पर जो शहरी श्रीनगर है यहां पर भी कहा गया था कि 2 से 3 इंच बर्फ पड़ सकती है। तहम इन पेशन गोइयों के बावजूद शहरी इलाकों में और खासतौर पर शहरी श्रीनगर के अंदर सिर्फ बूंदाबांदी हुई है। 26-27 को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था जिसकी वजह से 26-27 को मौसम उबरआलूद रहा है। अभी भी उबरआलूद थी जम्मू कश्मीर और इंक्लूडिंग लद्दाख। तो काफी जगहों पे मैदानी इलाकों में हल्की, कश्मीर और जम्मू के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हुआ है कल। काफी हल्की थी, ज्यादा नहीं थी, और पहाड़ी इलाकों में दरमियान दर्जे के बर्फ हुआ है। तो कहीं से भी कोई हेवी स्नोफॉल का रिपोर्ट नहीं आया है, कहीं नहीं हुआ है। इंक्लूडिंग इवन लद्दाख में भी आज, कल और आज 2 दिन कंटिन्यूसली लेह में हल्की बर्फ हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। तो अभी मौसम ऐसे ही रहेगा। आज भी उबरआलूद है, कल से मौसम अमूमन ठीक रहेगा, यानी कि 28 टू एंडिंग दिसंबर अप टू फर्स्ट वीक ऑफ जैन मौसम अमूमन ठीक ही रहेगा। दिन में धूप आएंगे तो जिसकी वजह से दिन का दर्जा हरारत में इजाफा होंगे आहिस्ता आहिस्ता, और स्काई क्लियर यानी आसमान साफ होने की वजह से मिनिमम टेम्परेचर कम से कम दर्जा हरारत में गिरावट आ जाए। अब बात करते हैं जनूबी कश्मीर की। जनूबी कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से जो मिलिटेंट कार्रवाइयां हैं या मिलिटेंट सरगर्मियां हैं वो सर चढ़कर बोल रही है और इस तरह से आज भी बीजबेड़ा के आर्मनी क्रॉसिंग पर ग्रेनेड हमला हुआ और यहां सीआरपीएफ के बंकर को निशाना बनाने की कोशिश की गई। ताहम ये जो ग्रेनेड यहां पर दागा गया वो बैंकर का निशाना चूकर सड़क पर जा फटा, जिसके नतीजे में यहां किसी भी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। ताहम जो ही यहां पर यह धमाका हुआ उसके बाद फोर्सेस की जो अलग अलग विंग्स है वो एक्टिवेट हो गई और उन्होंने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया और आखिरी इत्तला मिलने तक हमलावरों की तलाश जारी थी। इस वक्त हम बिल्कुल उसी जगह पर है जहां पर अभी कुछ देर पहले मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ बैंकर को निशाना बनाया।
हालांकि निशाना चूक गया है। जोरदार आवाज में धमाके की आवाज सुनाई दी गई। उसके बाद कुछ वक्त के लिए ट्रैफिक को रोका गया और इस वक्त ट्रैफिक की नकल हमल जो है वो जारी है इस शाहराह पर। लेकिन सीआरपीएफ के बड़े अहदेदार यहाँ पर पहुंचे, उसके साथ साथ पुलिस के बड़े ऑफिशियल्स ने भी यहाँ आके इस जगह को देख लिया और बताया यही जाता है कि ग्रेनेड जब यहाँ पर दागा गया उसके बाद वो वहाँ से रफू चक्कर भी हुए हैं। लेकिन उनको ढूंढने के लिए सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार जो है अभी भी इलाके में मौजूद है, क्योंकि ये नया नेशनल हाईवे है और इस नए नेशनल हाईवे पर ये निशाना। नाज़रीन, अब बात करते हैं बारामूला की, जहां पर आज जीएमसी बारामूला में एक हादसा पेश आया। दरअसल यहां ऑक्सीजन प्लांट के साथ ही जो पावर का एक पैनल लगाया गया था उसी में एक फॉल्ट आया, जिसके नतीजे में यहां पर काम कर रहे 2 टेक्नीशियन जख्मी हो गए हैं। और इन जख्मियों को जहां पहले ही इलाज मुआवजा मज़कूरा जीएमसी में ही फराहम किया गया, तहम यहां इन जख्मियों के साथ साथ इनके लवाहिकीन का मानना है कि ये जो पैनल यहां पे लगाई गई थी वो गैर मयारी और नाकिस थी, जिसके नतीजे में इसमें ये फॉल्ट आया। और उन्होंने ये भी शिकायत की कि इससे पहले भी यहां जो मुंतजमीन हैं उनसे कहा गया था कि इस तरह का फॉल्ट यहां पर आया है और यहां पर मयारी चीजें लगा दी जाएं, ताहम उस पर कोई गौर नहीं किया गया। और इस दौरान जब 2 शख्स यहां पर 2 मुलाजिम जख्मी हुए तो फिर उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है कि उन्हें यहां सही इलाज मुआवजा फराहम नहीं किया गया। यहां तक कि जब उन्हें श्रीनगर अस्पताल के लिए रेफर किया गया तो उनका ये मानना है, ये इल्जाम है कि यहां एम्बुलेंस ही मौजूद नहीं थी और एम्बुलेंस के लिए उन्हें आधे घंटे का वेट करना पड़ा। और इस दौरान उन्होंने पे दर पे जो इल्जामात है वो मुतल्लिका एडमिनिस्ट्रेशन पर लगाए हैं। जो यहाँ का स्टाफ है, जो भी यहाँ का नॉन डॉक्टर स्टाफ है, उसको यहाँ से कीजिए। यहाँ पे एम्प्लॉय था जी, यहाँ पे एम्प्लॉय ऑक्सीजन प्लांट चला रहे, दो स्टोरी का एम्प्लॉय ऑक्सीजन प्लांट है वहां पे। 100% मुझे श्योरिटी है कि वहां पे जो पैनल बॉक्स जो जल गया है, इलेक्ट्रिक जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पैनल है वो जल गया है, बिल्कुल नाकिस मटेरियल होगा, 100% नाकिस मटेरियल, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। और हमारी तरफ से FIR लॉन्च होनी चाहिए कंपनी के खिलाफ, जिस कंपनी ने ये इक्विपमेंट्स लगाए हैं, क्योंकि इनको प्लास्टिक सर्जरी, उन्होंने बोला आपको पूरा प्लास्टिक सर्जरी के लिए आप जाना है सोरा। अब हमें एम्बुलेंस भी नहीं यहाँ पे अवेलेबल है, उसके लिए भी बोल रहा है मुझे डॉक्टर आप पैसे पहले भरो। मुझे परेशानी नहीं है पैसे की, मगर आप देखिए एम्बुलेंस नहीं यहाँ पे अवेलेबल है। 2 बच्चे। इस दौरान हमारी टीम ने जीएमसी प्रिंसिपल डॉक्टर रुब्बी के साथ बात की और उनके पास ये सारे मामला पहुंचाए। ताहम प्रिंसिपल ने कहा है कि वो इस मामले की तहकीकात करेंगी और जो भी इसमें मुलविस पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं अभी इस वक्त नहीं बोल सकती हूँ क्या इन लापरवाही, जब तक नहीं हम इंक्वायरी करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है, कहाँ टेक्निकल फॉल्ट आया, हम तब तक कुछ नहीं बोल सकते। इनको अगर शिफ्ट भी किया, वहाँ पे एम्बुलेंस मौजूद नहीं थी तो नो उनको बाद में मतलब आई डोंट नो कितने मिनट्स के बाद या आधे घंटे के बाद एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया है आफ्टर गिविंग द प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। इलेक्ट्रिक पैनल अगर खराब हुई थी तो इसको जरूरी नहीं था चेंज कर रहे हैं ना, सब कुछ देख रहे हैं, फॉल्ट तो कभी भी आ सकता है। आप खराब हो चुकी है इलेक्ट्रिक पैनल, ऑलरेडी आप सुने मेरी बात, यहाँ पर 10 चीजें। चले नाज़रीन, जैसा कि इससे पहले रियल एस्टेट के हवाले से हमने अब तक खबर पहुंचाई थी और उस पर अब सियासी बयानात का सिलसिला लगातार जारी है। जहां इससे पहले अपनी पार्टी की जानब से सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने उस पर अपना रद्दअमल जाहिर किया था, वहीं पर अब जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का भी ट्वीट आया है। और उमर अब्दुल्ला ने इस ट्वीट में लिखा है कि एक बार फिर हुकूमत के हकीकी इरादों को सामने लाया गया है। लद्दाख के लोगों की जमीन मुलाजमतें, डोमिसाइल कवानीन और शनाख्त को महफूज बनाने की पेशकश करते हुए जम्मू कश्मीर को फरोख्त के लिए पेश किया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट में लिखा है कि जम्मू के लोगों को होशियार रहना चाहिए, सरमायाकार कश्मीर से बहुत पहले जम्मू में जमीन खरीदेंगे। ये उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आया है और ये ट्वीट बिल्कुल उस खबर के पस मंजर में जो आज समिट हुई थी जम्मू के अंदर, जिसमें कहा गया है कि रियल एस्टेट के लगाने से यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर कारखाने
खुलने की इस बात की नहीं, बल्कि जो जॉब है, मुलाजमतें हैं, वो पैदा हो सकती हैं। तो इस तरह से उमर अब्दुल्ला का ये ट्वीट जो है वो आ गया है और महबूबा मुफ्ती ने भी इस पर ट्वीट किया है और उन्होंने भी इस पर अपने एतराजात जताए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की वाहिद मुस्लिम अक्सरियती रियासत को गैर इंसानी बनाने की कोशिश की जा रही है और इसमें बेइख्तियार दखल अंदाजी की जा रही है। ये महबूबा मुफ्ती का भी इसमें ट्वीट आया है और उन्होंने भी इस हवाले से लोगों को बाहस रहने के लिए कहा है और कहा है कि इसका मकसद हमारी शनाख्त को खत्म करना है और आबादी को तब्दील करना है। यानी उन्होंने इससे डेमोग्राफिक चेंज के साथ अब मंसूब किया है। तो इस तरह से जो ही आज लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पहले ही कहा था कि उन्हें मालूम है कि इस मामले को लेकर कल खबर क्या आएगी, अखबारात की सुर्खियां क्या बनेगी, तो इस वजह से उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी पार्टियां, उन्होंने पार्टी का नाम लिया था लेकिन कहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो यहां इंडस्ट्रीज का मुतालबा तो करते हैं लेकिन जमीन नहीं देते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा था कि यहां रोजगार के मौके पैदा करने की बात तो करते हैं लेकिन उसके बाद सरमायाकारों के लिए जमीन नहीं देते हैं, एवेन्यूज नहीं देते हैं। तो इस वजह से अब इस पर सियासी बयानात भी आने शुरू हो गए हैं और इस पर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ महबूबा मुफ्ती और महबूबा मुफ्ती के साथ साथ अपनी पार्टी ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया है। तो नाज़रीन, ये था आज का ग्राउंड रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी को आज का ग्राउंड रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।